नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब तक घना कोहरा छाया हुआ है। हरियाणा में घना कोहरा छाने के साथ में शीतलहर भी लगातार जारी है। कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी शून्य रही और हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला सबसे ज्यादा ठंडा रहा। इसका न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी कोहरा रहने की संभावना व्यक्त करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। हिसार में वीरवार को दिन में कुछ समय के लिए धूप निकली, मगर ठंड से ज्यादा राहत नहीं मिली। आजकल ठंड ने अपना प्रकोप चारों तरफ फैला रखा है। जहां पर देखो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह हर तरफ कोहरा तो शाम को ठंडी हवा से लोग परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए इंसान गर्म कपड़े की जुगाड़ भी कर रहा। गर्म कपड़े से लेकर हीटर, अलाव, हर चीज का इंसान खुद को ठंड से बचाने के लिए कर रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालक भी काफी परेशान हैं। ट्रेन और बस अपने निर्धारित समय से भी देरी से पहुंच रही है। कोहरे और शीतलहर के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गैप कम हो रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब तक घना कोहरा छाया है। हरियाणा में घना कोहरा छाने के साथ में आपको बता दें कि शीतलहर भी लगातार जारी है। कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी भी शून्य नजर आई। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिसको लेकर वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है और हर कोई ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहा। कोई अलाव का व्यवस्था कर रहा तो कहीं पर ठंड और गर्म कपड़े भी पहने जा रहे। ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे जो भी मामले हैं वो भी अस्पतालों में सामने आने लगे हैं। सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। घर से भी बाहर निकलना लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि जहां पर जानवरों को भी ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जानवर जो हैं उन्हें ठंड न लगे। आपको बता दें कि कोहरे से बिल्कुल भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। लगातार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कोहरा छाने से आपको बता दें कि शीतलहर भी जो है वो लगातार जारी है। ठंड का कहर लगातार जारी है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ठंड को लेकर कैसी ठंड पड़ रही है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता भी ओपी शर्मा, जगदीश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। तो ओपी शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जो है ठंड को देखते हुए स्कूलों के क्या कुछ हालात हैं? ठंड की वजह से बच्चों की संख्या पर क्या असर पड़ रहा है? गीता, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त जो 5वीं से लेकर और 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। हालांकि स्कूलों में जो तेज सर्दी की चलते हुए संख्या में थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा है। बच्चे कम ही आ रहे हैं। वहीं अगर हम 1 से 5वीं तक की बात करें तो 1 से 3वीं तक की जो छुट्टियां हैं वो सरकार की तरफ से पहले से ही घोषित की गई। उनकी छुट्टियों जो है वो स्कूल जो सोमवार से खुलेंगे, जबकि क्लास 4 और क्लास 5 की अगर हम बात करें तो उसके लिए सभी जिला अधिकारियों को
अगर ज्यादा सर्दी है तो वो वहां पर छुट्टी जो है वो घोषणा कर सकते हैं। तो ऐसे में हरियाणा के कई जिले जिस तरह फतेहाबाद है, यमुनानगर है, सिरसा है, इन कई करीबन 5 से 6 जिलों के अंदर जो है वो जिला अधिकारियों द्वारा जो है वो अवकाश जो घोषित करने की बात सामने आ रही है। जहां तक मौसम की बात है तो मौसम जो है वो रविवार को जो है उम्मीद की जा रही है कि शायद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हिमालय के अंदर होगा और उसके बाद हल्की हल्की बारिश होगी और फिर थोड़ा सा ये है कि लोगों को तेज सर्दी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कोहरा जरूर छाएगा। लेकिन अगर हम आज सुबह के न्यूनतम तापमान की बात करें तो हरियाणा के अंदर भिवानी 4 मिनिमम जो टेम्परेचर था भिवानी 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे जो है ठंडा रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद सिरसा जो है 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ था। उसके बाद हिसार की बात करें तो वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान रहा है। अगर हम हरियाणा के करीबन 10 जिलों की बात करें तो उनका टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम चल रहा है। और कल तक जो हरियाणा का जो टेम्परेचर था उसके अंदर जो 10 से 12% का जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में वेरिएशन आ रहा था वो घटकर अब आज के हिसाब से अगर सुबह के हिसाब से देखें तो वो करीबन 8 से 10 के बीच में आ गया। अगर ये वेरिएशन इसी तरीके से रहता है तो आने वाले दिनों में आम आदमी को जो है काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ेगा। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में सोमवार से लेकर और कल वीरवार तक जो है सुबह से ही जो है 7 बजे से अच्छी धूप निकल जाती थी और सर्दी का जो है असर खत्म हो जाता था सूरज छिपने तक। लेकिन आज जो है चंडीगढ़ का जो है मौसम बदल गया है। सुबह से ही जो तेज धुंध छाई हुई, आसमान में बादल भी हैं और इसका जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जो हिमाचल के ऊपरी इलाके लाहौल स्पीति या चंबा वगैरह में जो बारिश हुई थी, जो बर्फबारी हुई थी, उसी के चलते जो है मौसम में एकदम से बदलाव आया है। और जो चंडीगढ़ का टेम्परेचर जो करीबन आमतौर पर अगर हम सोमवार से वीरवार तक की बात करें जो सुबह के वक्त 8 से 10 डिग्री के आसपास था वो घटकर अब 6 डिग्री के आसपास वर्तमान में जो है वो मापा गया है। और अगर ठंड की बात करें तो बहुत तेज ठंड है। शीतलहर का जो है वो शीतलहर जो शुरू हो गई। हालांकि अभी हवा इतनी तेज नहीं है, लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से शीतलहर अगर चलती रही तो जो हरियाणा के बाकी इलाकों का हाल है वही यहाँ भी हो सकता है और जनजीवन पर जो है असर पड़ने की काफी उम्मीद है। जी, अगला सवाल मेरा जगदीश प्रजापति से है। जगदीश जी, आप बताइए कि जो पशुपालक हैं वो अपने जानवरों को कैसे ठंड से बचा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पशुपालकों की बात करें तो पशुपालकों की ओर से प्रबंध जरूर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं छप्पर लगाकर जब पशुओं पर जो बोरी या चादर पर लगाकर उनको कहीं ना कहीं ढका जा रहा है और पशुओं के पास जो आलाप है वह जलाने का काम उनकी ओर से पशुपालकों की ओर से किया जा रहा है। पशुपालकों की एक सबसे बड़ी जो समस्या इन दिनों में देखने को मिल रही है कि जो पशुपालक है उनको पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ठंड के कारण जो पशुओं का चारा था वह कहीं ना कहीं नष्ट हो चुका है। और उसको लेकर कहीं एक बड़ी समस्या है जो खासकर गौशालाओं में देखी जा रही है, जहाँ आवारा गोवंश फिर रहे हैं उनमें देखी जा रही है। लोग कहीं ना कहीं उनको पशुओं को खिलाने के लिए रोटी या गुड़ का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को अपील करते नजर आ रहे हैं कि पशुओं को ठंड से बचाने के लिए किसी न किसी तरह का प्रबंध किए जाए। इसको लेकर प्रशासन की ओर से अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से खास कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। अगर बात करें पशुपालकों की तो पशुपालकों का यही कहना है कि ज्यादा ठंडक के कारण अब जो दूध की कमी है वह भी कहीं ना कहीं पशुओं में दिखाई दे रही है, क्योंकि ठंड से जो पशु है बीमार होते नजर आ रहे हैं। जी अर्पिता। जी जगदीश जी, आपसे बात करेंगे दोबारा से। ओपी शर्मा, मेरा सवाल आपसे है कि अगर बात की जाए फसलों की तो फसलों पर ठंड का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा? देखिए अंकिता, अगर वर्तमान में फसलों की बात करें तो इस वक्त का जो मौसम है वो गेहूं की फसल के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। और अगर इसी तरीके से धुंध पड़ती रही, हवा में नमी रही तो गेहूं की जो है बम्पर पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन अब जो तापमान के अंदर 8 से 10 डिग्री का वेरिएशन आया है, इसको जो है गेहूं की फसल है वो सहन कर सकती है। लेकिन अगर इसके बाद और भी अगर वेरिएशन कम आता है तो फिर पाला पड़ेगा तो जमाव बिंदु पर पहुंचेगा। जो इस वक्त जो ओस की बूंदें जो गेहूं के छोटे छोटे पौधों के ऊपर गिरते वो जमेगी। अगर वो जमती है तो गेहूं का जो पत्ता है वो पीला पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी बढ़त में जो है वो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। और एक येलो रस्ट, पीला रतुआ नाम की जो बीमारी होती है वो भी कहीं ना कहीं तो गेहूं की फसल के ऊपर आ सकती है। हाँ, सब्जियों को इस वक्त नुकसान हो रहा है। अगर एक हल्की सी बारिश हो जाती है तो जो आलू या जितनी हरी सब्जियों की पैदावार हो रही है जो बाजार में पहुंच रही है
तो उनके अंदर इनको कुछ राहत जरूर मिल सकती है। जो आलू की फसलों में एक कालापन आ जाता है या हरी मिर्च है वो उनके अंदर मरोड़ गया, मतलब वो घूम जाते हैं, तो इस तरह की जो कुछ जो फसलों में सब्जियों की बीमारी आती है उनसे जो है बरसात जो काफी राहत मिलेगी। साथ ही अगर बरसात होती है तो इस वक्त जो गेहूं के ऊपर जो कहीं ना कहीं गंदगी जमी है उसकी भी जो है सफाई होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर में वेरिएशन 8 डिग्री तक बना रहता है तो किसानों के लिए बारिश भी सोने जैसा काम करेगी। लेकिन अगर बारिश होने के बाद टेम्परेचर का जो वेरिएशन है मिनिमम और मैक्सिमम का वो अगर घट जाता है तो वो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। दूसरा देखने वाली बात ये भी होगी कि बारिश जो कितनी होती है, अगर ज्यादा बारिश होती है तो वो भी कहीं ना कहीं फल और फसलों और सब्जियों के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो सकती है। जी जगदीश प्रजापति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूलों की क्या हालात हैं? स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है या फिर वैसे ही संख्या बनी हुई है? सरकार की ओर से पहली से तीसरी तक के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन जिला अधिकारी व जिला कलेक्टर को सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगर चौथी से लेकर जो 8वीं तक के बच्चों का फैसला ले सकते हैं। स्कूली बच्चों की बात की जाए तो स्कूलों में संख्या जरूर कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अभिभावकों की ओर से जरूर मांग की जा रही है कि जो चौथी क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों की जो छुट्टियां सरकार को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ठंड है, ठंड के कारण छोटे बच्चे हैं जो बीमार होते लेके जा रहे हैं और इसीलिए अभिभावक जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कूलों में संख्या जरूर कम दिखाई दे रही है। जी ओपी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो रैन बसेरे हैं उनकी क्या हालात हैं? वहां पर लोगों को सहारा मिल रहा है, व्यवस्था मिल रही है या फिर नहीं? देखिए अंकिता, अगर हम रेल बसेरों की बात करें, जो मुख्य तौर पर जो जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जो रेल बसेरे हैं उनके हालात तो संतोषजनक कहे जा सकते, लेकिन जो दूर दराज के कस्बों में जिस तरह कुछ बड़े कस्बों में बनाएंगे वहां पर हालात थोड़े से मतलब एक व्यवस्थाओं की जो थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर जो ध्यान जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो आमतौर पर हर जिले में 2 से 3 जो है रैन बसेरों को जिला स्तर पर बनाया गया। खासकर अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो सभी बस स्टैंड के अंदर जो कंडम बसें हो चुकी हैं उनको जो है वो उसी के अंदर जो रैन बसेरे जो है शुरू किए गए उनको ढक दिया जाता है या उनको जो है एयर प्रूफ कहीं ना कहीं बनाकर उसके अंदर हीटर वगैरह की व्यवस्था जरूर की जाती है। लेकिन पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि एक संतोषजनक रैन बसेरों की व्यवस्था हरियाणा के अंदर है। जी जगदीश जी, रैन बसेरों के क्या हालात हैं वहां पर? जी बिल्कुल अंकिता, अगर कालावाली की रेल बसेरा की बात की जाए तो कालावाली की नगर पालिका में रेल बसेरा जरूर बना दिया गया, बेड जरूर लगाए गए, बिस्तर जरूर रखे गए हैं, लेकिन ना तो वहां पर कोई खान पान का प्रबंध किया गया है, ना ही कोई चौकीदार का प्रबंध किया गया है, ना ही किसी प्रकार के अलाव का जो है प्रयोग किया गया है। कहीं ना कहीं रेल बसेरा ऐसी जगह पर बनाया गया है कि शहर के लोगों को नहीं पता है, बाहरी यात्री का प्रवासी मजदूर को तो कैसे पता लग पाएगा कि रेल बसेरे बने हुए हैं। ना ही किसी प्रकार के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर कोई होल्डिंग लगाई गई है। अगर सिरसा प्रशासन की बात की जाए तो कल देखने को मिला था कि रेल बसेरों की पोल खुलती नजर आई थी कि रानिया में एक दंपति जो अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे, दोनों पति पत्नी की जो ठंड के कारण मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर मीडिया में कल जरूर चर्चा रही, प्रशासन जरूर अलर्ट रहा, लेकिन फिर भी रेल बसेरों के जो खास प्रबंधन नहीं किए गए हैं, प्रवासी मजदूर अब भी खुले आसमान के नीचे झोपड़ियों में छप्पर या कहीं दुकानों के शेडों के नीचे सोते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जी ओपी शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार खांसी जुकाम बुखार के केस जो हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं। देखिए अंकिता, अगर सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में अक्सर लोगों को खांसी जुकाम बुखार हाइपोथर्मिया जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, तो इन्हीं के चलते जो है हॉस्पिटल्स में ओपीडी जो है वो आमतौर के दिनों में थोड़ी सी ज्यादा होगी और खांसी और जो बुखार या हाइपोथर्मिया के जो मरीज हैं वो ही थोड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आमतौर पर व्यवस्था जो है वो खास व्यवस्था सर्दियों को लेकर जो नहीं की जा सकती, क्योंकि वही डॉक्टर होते हैं और वही जो है दवाइयां जो आमतौर पर हर मरीज को सर्दी खांसी बुखार में दी जाती है उसका जरूर जो है आमतौर पर सारा साल ही प्रबंध रहता है। तो कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल के नजरिए से जो इंतजाम है वो सरकार के सही है। जहां तक आम आदमी की बात है तो उनसे थोड़ा सा इस खुद ही एहतियात जो है बरतने होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें, जब तक जरूरी ना हो बाहर ना जाने दिया जाए। अगर पार्क में कोई घूमना चाहता है तो
सूरज के अस्त होने से पहले और सूरज के उगने के बाद ही जो है वो कहीं ना कहीं घूमने या बच्चों को खेलने देने जाना चाहिए। साथ ही उसके तो जो सुबह के वक्त होता है घर पे ही एक्सरसाइज या व्यायाम जो भी योग आप करते हैं उसको करने की कोशिश की जाए और इस तरीके का फूड खाया जाए जो कहीं ना कहीं शरीर को जो है वो शरीर के तापमान में बढ़ोतरी करे, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करे। तो इस तरह के जो है वो खाने को खाकर भी जो है कहीं ना कहीं स्वस्थ रहा जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बचाव ही इलाज का एक जो एक कॉन्सेप्ट हमारे आयुर्वेद में दी गई है उसको सरकार उसको जो आप लोग अगर पालन करेंगे तो शायद बीमारियों से जो है वो बचेंगे। लेकिन सर्दी अपनी जगह है और एक रूटीन का जो काम जो करना है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम के चलते थोड़ा बहुत जनजीवन प्रभावित जरूर होता है लेकिन जिंदगी जो है वो रुकती नहीं। जी जगदीश प्रजापति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कलावली के अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अंकिता, कलावली के अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो डॉक्टर तो जरूर है। अगर देखा जा रहा है कि खांसी और जुकाम दमा के जो मरीज है वह अस्पताल में जरूर जाते हैं, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहां पर ना तो खांसी के लिए कोई दवाई दी जाती है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि जहाँ पर खांसी की दवाई नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, तो उनको पर्ची जो लेकर जरूर दी जाती है। लेकिन मेडिकलों पर जो दवाई लेते लोग नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गरीब या गरीब लोग हैं उनको अपने इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट मेडिकलों पर जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रशासन की एक लापरवाही है जो देखने को मिल रही है। अगर अस्पतालों की बात की जाए, अस्पताल की खासकर बात की जाए तो खास प्रबंध जो है नहीं किए गए हैं। लोग जरूर भीड़ सुबह से लग जाती है, पर्ची कटवाकर लोग लाइनों में जरूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार तो डॉक्टर नहीं मिलता, या डॉक्टर मिल जाए तो दवाई बिल्कुल ही नहीं मिलती है। तो लोग बार बार अपील जरूर करते नजर आ रहे हैं, तो खास प्रबंध सरकार की ओर से नहीं किए गए हैं। जी ओपी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोहरा छाने के साथ शीतलहर भी लगातार जारी है, तो यातायात कैसा नजर आ रहा है वहां का? की बात करें तो करीबन 15 से 18 या 20 मीटर की जो विजिबिलिटी इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो देखी जा रही है। लेकिन अगर बारिश होती है तो उसके बाद एक बार जो है मौसम पूरी तरीके से साफ होगा और लोगों को सर्दी से जो है वो राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही मौसम जो साफ हो जाएगा और उसके बाद से एक बार फिर जो है वो लोगों को तेज सर्दी और तेज धुंध से का जो है वो आमना सामना जो है कहीं ना कहीं उनको करना होगा। और जहां पर कोई विजिबिलिटी की बात है तो नेशनल हाईवे के ऊपर विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा कम आ रही है। हालांकि शहरी इलाकों में जहां आबादी ज्यादा होती है वहां पर कोहरे का इतना प्रभाव नहीं है। शहरों के अंदर या गांव के अंदर जो है आमतौर पर जो ट्रैफिक या जनजीवन है वो सामान्य तौर पर चलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप अपने कस्बे या अपने घर से बाहर किसी दूर 50 किलोमीटर दूर अगर आप जाते हो तो आपको धुंध का असर जो है महसूस होता है। और ये जो धुंध या विजिबिलिटी की बात है ये एरिया टू एरिया भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। और जिन इलाकों में गेहूं की बिजाई हुई है और गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई की हुई है तो उन इलाकों में जो है जो कोहरा है वो ज्यादा डेंस हो सकता है। लेकिन जैसे अगर हम भिवानी या इधर महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी की बात करें तो इन इलाकों में गेहूं की थोड़ी सी ज्यादा पैदावार नहीं होती है और पानी की कमी रहती है। तो आमतौर पर इन दिनों में यहाँ पर सरसों की फसल जो ज्यादा लगाई जाती है तो इन इलाकों में थोड़ा सा जो है विजिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम अंबाला से लेकर सोनीपत, जींद और कैथल तक की बात करें तो जहाँ पर इस वक्त गेहूं की जो है पैदावार बड़े तौर पर जो बड़े पैमाने पर जो की जाती है तो उसके चलते इन इलाकों में जो विजिबिलिटी ज्यादा जो विजिबिलिटी कम रहती है, जिसके चलते अगर हम देखें तो अंबाला और सोनीपत नेशनल हाईवे पर हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट की जो है खबर सामने आती है। जी जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सड़कों के क्या कुछ हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है, तो क्या वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अंकिता, अगर बात की जाए सड़कों की तो सड़कों पर वाहन जरूर रेंगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि 2 से 3 मीटर पर कुछ दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं अगर लोकल रोडों की बात की जाए तो लोकल रोडों के किनारे जो झाड़ियां हैं काफी लंबी बड़ी हुई हैं और उनको कटवाने की बार बार मांग भी लंबे समय से मीडिया के माध्यम से लोग करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग मांग करते नजर आ रहे हैं। भाई रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से रात को पीली पट्टियां लगाई गई है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो सफेद पट्टी जो लगानी होती है वह भी नहीं लगी हुई है। कहीं ना कहीं व्हीकल वाहन जो है
स्लो स्पीड पर रेंगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम है और जो विजिबिलिटी कम होने के कारण जो आवारा पशु सड़कों पर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं और लोग एक दूसरे से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वाहन को धीरे से चलाए और पीली लाइट का प्रयोग है जो ज्यादा से ज्यादा करे और ट्रैक्टर का प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा करे। कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन है जो समाज सभी लोग हैं, उनकी ओर से रिफ्लेक्टर जरूर इन दिनों में ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो लोकल व्हीकल है उन पर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को अपील करते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही सूरज डल जाता है तो शाम के समय कम निकले और सुबह जो आली सुबह होती है उसमें भी कम निकले, क्योंकि कोहरे का जो कोहराम है वह रोडों पर छाया हुआ है। कहीं ना कहीं आए दिन एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी अंकिता। जी ओपी शर्मा जी बताइए आप। जगदीश प्रजापति जी आपके पास आएंगे दोबारा से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जो फसलें हैं, फसलों पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा? अब जो कोहरा जो घना कोहरा छाया हो उसको लेकर अगर गेहूं की फसल की बात की जाए तो गेहूं की फसल को फायदा है। अगर लंबे समय तक यूं ही पाला पड़ता रहा और बारिश ना हुई तो सरसों की फसल है जो पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो पीले पत्ते हैं जो होने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो पीली बीमारी कहा जाता है वह गेहूं की फसल को लगने की संभावना है। वहीं बात की जाए आलू की जब चना की फसल की तो कहीं ना कहीं जो ठंड के कारण नष्ट होती नजर आ रही है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां भी इन दिनों बढ़ती ठंड के कारण खराब होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सब्जियों के भाव में भी जो है इस तरह अगर ठंड पड़ती रही तो भाव में काफी उछाल आने की संभावना है जो जताई जा रही है। जी अंकिता। जी जगदीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है, कोहरा छा रहा है और विजिबिलिटी भी काफी कम है, तो स्ट्रीट लाइट्स की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल। अगर कालावाली शहर की बात करें तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही है। शाम को जो है नगर पालिका डिपार्टमेंट की ओर से जो स्ट्रीट लाइटें चला दी जाती है। अगर बाहरी क्षेत्र की बात करें तो बाहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट का जो प्रयोग है लोग करते नजर आ रहे हैं। भाई अगर लाइटिंग की बात की जाए तो सिरसा की बात करें, डब्बावाली की बात करें, रानिया एलनाबाद की बात करें तो स्ट्रीट लाइट पूरी सुचारू रूप से चलती नजर आ रही है। और लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट के सहारे से जो देर रात्रि जो शॉपिंग है या जो अपने घरों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सहारा जरूर लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट के साथ साथ जो बड़ी बड़ी जो मर्करी लाइटें हैं वह भी। जी ओपी शर्मा, मेरा सवाल आपसे है कि स्ट्रीट लाइट की क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है, तो स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर जल रही हैं या फिर नहीं? देखिए, अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें तो हरियाणा के जितने भी जो यूएलबी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब नगर निगम या नगर कमेटी या नगर परिषद, उन सभी के अंदर जो है हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च करके जो लाइट लगाई गई है। जहां तक लाइट जल रही है या नहीं जल रही वो अलग अलग इलाकों के हिसाब से वेरिएट कर सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर जो है ट्राई कलर मतलब तिरंगा लाइट भी जो है वो पोल्स के ऊपर अलग से लगाई गई है और जो स्ट्रीट ट्यूब होते हैं वो अलग से जो है पूरे प्रदेश में जो है लगाई गई। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कई इलाकों में जो बिजली में कुछ दिक्कत, क्योंकि सर्दियों में तो टेम्परेचर आमतौर पर कम हो जाता है रात को, तो जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उनके अंदर कुछ रुकावट पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते हो सकता है कि स्ट्रीट लाइट्स सही तरीके से काम ना करें। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स के इंतजाम जो है काफी हद तक अच्छे हैं। जी ओपी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट लगातार जारी है और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कोहरा छाने के साथ में शीतलहर लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make